नमस्कार, मैं हूं ऋतुल जोशी। सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में आज हम मौजूद हैं सीधे जयपुर में। और कितना दिलचस्प ये संयोग है कि आज स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट जिसमें 100 शहर चुने गए थे उसको भी लॉन्च हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। आपको याद होगा कि उसके बाद एक स्मार्ट सिटी चैलेंज हुआ था जिसमें 20 और शहरों का चुनाव हुआ था और आज प्रधानमंत्री उन 20 शहरों के लिए तमाम नई योजनाओं का आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर ऐलान भी करने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जयपुर ने उन 20 शहरों में भी अपनी जगह बनाई थी। विकास की एक लंबी राह पर जयपुर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये विकास कहां तक जा रहा है और इस विकास के लिए क्या कुछ और जरूरी है, इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान जयपुर में मौजूद हैं। मैं आपका परिचय इन सबसे करवा देती हूं। भूपेंद्र यादव जी हैं, बीजेपी सांसद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अमित अग्रवाल हैं जो कि वाइस चेयरमैन हैं जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी जयपुर के। रणधीर विक्रम सिंह जी हैं मेरे साथ जो को चेयरमैन हैं फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के, और हरेंद्र सिंह जी हैं जो कि एमडी हैं एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के। सबसे पहले शुरुआत भूपेंद्र जी हम आपसे करते हैं। जयपुर ने 20 शहरों में भी जगह बनाई जिनके लिए आज करीब अच्छी खासी लंबी चौड़ी योजना है, 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या क्या मिल सकता है आज और इस शहर को जो पहले ही इतनी तेजी से विकास कर रहा है? जयपुर के बारे में एक बात जरूर है, जयपुर अपने आज स्मार्ट सिटी बनने से पहले जयपुर एक जब इसको आप अपना माइक उठा लें प्लीज। राजा जयसिंह जी ने स्थापित किया था, उसके बाद जो यहाँ पे सड़कें बनी, यहाँ पे जो पूरा एक अंदर की जो वॉल सिटी की रचना हुई, तो मुझे लगता है कि इसकी एक पृष्ठभूमि भी है। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी के जो बेसिक पैरामीटर्स में है कि आज के समय में वो हवाई परिवहन से जुड़ा हुआ है, रेल परिवहन से जुड़ा हुआ है, फिर वहां पे व्यापार की कितनी संभावना है, नौजवानों के आगे बढ़ने की कितनी संभावनाएं है, उसकी परंपरागत स्ट्रेंथ क्या है। जैसे जयपुर में चाहे छोटे बुनकर से लेकर के टूरिज्म का उसका अपना एक स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी क्या है कि जयपुर में आज आपके जितने भी एक फेस्टिवल्स हैं उसके लिए भी जयपुर का उसका अपना आकर्षण क्या है, फिर बाकी शहरों में आधुनिक होने के बावजूद उसकी विशिष्टता क्या है। ये सारे मानक जयपुर के साथ बाकी स्मार्ट सिटीज की तुलना में ज्यादा प्रभावी होते हैं। उसके साथ जो एक दूसरा पक्ष है कि आज जब जनसंख्या का विस्तार हो रहा है तो जो हमने देश भर में भी स्मार्ट सिटी के मानक को बढ़ाने के लिए फैसला किया, जिसके लिए हमने कॉर्पोरेशन बना के स्थापना करी है कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसके लिए पेयजल की सुविधा, उसके लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा, उसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और वाईफाई की सुविधा, और जो सर्विस सेक्टर का जो एक ग्रोथ होगा, क्योंकि बड़ी सिटी का जब ग्रोथ होगा तो सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ होगा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, मेडिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, एजुकेशन का ग्रोथ होगा। उन सब मानकों में आज राजस्थान सरकार रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से निवेश आमंत्रित कर रही है, पर्यटकों को आमंत्रित कर रही है, शहर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रही है, प्लस जो हमारे स्थानीय लोकल बॉडीज हैं उसमें लोगों की सामान्य जीवन जीने स्तर की सुविधाएं। आपने एक बृहद सी पृष्ठभूमि हमें दी थी, तो एक एक करके हम जो डिटेल्स है उसमें भी जाएंगे। लेकिन जैसे कि भूपेंद्र जी आप बात कर रहे थे इस शहर की पहचान की, इस शहर की सांस्कृतिक धरोहर, इस शहर की कल्चर को देख लें आप, इस शहर के हैंडीक्राफ्ट को देख लें, या इस शहर का जो अपना एक अलग स्वरूप है वो इसे पहचान देता है और शायद मिजाज कहते हैं जी, और यही मिजाज है जो लोगों को खींच के भी लाता है। क्योंकि हिंदुस्तान में आने वाले अगर आप टूरिस्ट को देखेंगे तो जो भी आदमी विदेश से हिंदुस्तान आता है उसमें से 80% लोग ऐसे होते हैं जो जयपुर आते ही आते हैं। और लेकिन जब हम मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे तीज गणगौर जयपुर का एक पारंपरिक है जी, लेकिन 10 सालों में जयपुर के एक लिटरेरी जो फेस्टिवल हुआ है तो एक साहित्यिक रूप से भी ये शहर एक प्रबुद्ध सांस्कृतिक प्रवाह रखता है, उसकी भी एक विशिष्ट पहचान आज जयपुर ने देश और दुनिया में बनाई है। जी, और इसी पहचान से रूबरू होने के लिए तमाम पर्यटक इस शहर में आते हैं। 40 मिलियन की एक फिगर है रणधीर जी, लेकिन अगर हम बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो ये फिगर बहुत आगे भी जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से या दुनिया के कुछ और पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन से, तो ये फिगर बहुत आगे जा सकता है। क्या क्या चीजें हैं जो किए जाने की अभी भी जरूरत है? देखिए, ऐसे है कि हिंदुस्तान 1% भी वर्ल्ड टूरिज्म का हिस्सा नहीं है।
0.87% आता है। तो इसलिए पॉसिबिलिटीज बहुत है कि आज हिंदुस्तान आगे बढ़े। हर तीसरा जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आता है वो जयपुर जरूर आता है। तो राजस्थान सबसे आगे है क्योंकि कल्चरल हेरिटेज जो एसेट्स है राजस्थान के वो किसी और के पास नहीं है। जयपुर दुनिया का 10 बेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में प्लान सिटीज ऑफ द वर्ल्ड था। तो इसलिए जयपुर एकदम आगे है इसमें। और राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पर अपने पास रंग नहीं है अपने लैंडस्केप के अंदर, तो पर लोगों में बहुत रंग है, पोशाक में बहुत रंग पहनते हैं जी। एंड प्राइमरी कलर्स जैसे रेड एंड ग्रीन कैन बी वर्न टुगेदर, ये मतलब ये अलग थिंग है। और दुनिया में लोग इस कल्चर को देखने आते हैं। आज पैसा आज कुछ भी चीज खरीद सकता है, पर हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज जो है उसको नहीं खरीद सकता। वो धरोहर हमारे पास है आज राजस्थान के अंदर, उसको हमको उसको यूटिलाइजेशन करना है। और बदलते समय में एक और चीज बहुत जरूरी है कि लोग आए, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, लेकिन फिर वो टूरिज्म सस्टेनेबल भी हो, क्योंकि अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई है। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हरीन जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, सड़कों की अगर बात करें तो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जयपुर को, वो गोल्डन ट्रायंगल का भी हिस्सा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी आता है। और अगर अभी आप दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को देखें तो वो भी जयपुर को छू कर गुजरता है। लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस लोकेशन को और कई गुना आगे इसका एडवांटेज लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या पूरा मौजूद है? नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल होना चाहिए किसी भी एक सिटी के लिए, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए, वो अवेलेबल है जयपुर में, विरासत में है ये सारी चीजें। बट जो चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जो होना चाहिए वो है इंटीग्रेशन। मतलब सिटी के सेंटर्स के अंदर कुछ सैटेलाइट एरियाज ऐसे डेवलप होने चाहिए, कुछ क्लस्टर्स ऐसे डेवलप करने चाहिए जिसके अंदर अभी हम ब्रॉडली अगर बात करते हैं तो हम सड़कों की बात करेंगे, ब्रिजेस की बात करेंगे, फ्लाईओवर्स की बात करेंगे, आरओबी की बात करेंगे, पार्क डेवलपमेंट की बात करेंगे, सब चीज है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब। लेकिन जरूरी यह है कि अगर हम छोटे छोटे रूप में अगर किसी भी एक क्लस्टर को डेवलप करते हैं और उस क्लस्टर के अंदर उसी एरिया के जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और उसके अंदर हर वो छोटी छोटी चीजों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल बनाए जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कड़ियां जुड़ के एक बड़े कनेक्टिविटी के सिलसिले में जुड़ी एक बात आपसे जानना चाहती थी। बहुत ज्यादा अगर आप जयपुर में देखें तो फ्लाईओवर्स का, अंडरपासेस का, सड़कों का निर्माण बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन मिसिंग लिंक्स अभी भी कितने हैं? कौन से एरियाज हैं जिनको जोड़ना अभी बाकी बचा? आपकी बात बिल्कुल सही है कि काफी ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर अगर हम आदमी अगर जगतपुरा साइड में चला जाता है, अगर हम महल साइड में चले जाते हैं हम इसमें, तो है ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी और जितने भी हमारे जेडीए, नगर निगम वगैरह इस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मिसिंग लिंक्स हैं जिनको अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली इसको सस्टेनेबिलिटी जिसे बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म आज हम देखते हैं जो बात करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हम डेवलप करते हैं, लेकिन अगर हम 50 साल की भी अगर देखें तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं जो जुड़ेंगी तो शायद और लॉन्ग टर्म के अंदर हमको बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। जी, शिक्षा बहुत अहम होती है। जब तक किसी भी प्रदेश में या किसी भी राज्य शहर में शिक्षा पर जोर ना हो तो आगे बढ़ना भी मुश्किल होता जाता है। एक हब के तौर पर डेवलप हुआ है जयपुर, अगर हम देखें उसके आसपास के इलाके, कोटा जैसी जगह भी, लेकिन क्या वो शिक्षा इस स्तर पर दी जा रही है कि छात्र जब बाहर निकलें तो वो शिक्षा उनके लिए एक डिग्री ना बन के एक नौकरी का जरिया या फिर आगे बढ़ने का जरिया भी बने? निश्चित तौर पे उस क्वालिटी की एजुकेशन आज राजस्थान में अवेलेबल कराई जा रही है। एक बात हमेशा राजस्थान के संदर्भ में कही जाती है कि यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट लोकली नहीं है। एक समस्या इससे जोड़ के हमें देखनी पड़ेगी। लेकिन आज जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एजुकेशन केवल लोकल एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए लिए जाए। आज हम ये भी बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स कैसे जनरेट करें। तो राजस्थान में जो हब बना है वो अब कोटा तक सीमित न रह के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर जैसी जगहों तक जा चुका है। मुझे खुशी है आज आप सबको ये बताते हुए कि राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन में एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट में राजस्थान नंबर 1 है देश में। तालियां हो जाए इस बात के लिए, अगर एजुकेशन के लिए इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो फिर ये वाकई बहुत सारी जी डेफिनेटली। और राजस्थान का एनरोलमेंट मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि देश के GR ग्रोस एनरोलमेंट रेशो से भी आगे चल रहा है। इसके लिए सरकार भी बहुत साधुवाद की पात्र है।
और जिस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टर एजुकेशन में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और जिस तरह की ग्लोबल लेवल की एजुकेशन देने के लिए एस्पायर कर रहा है, मैं समझता हूं ये कि बहुत शुभ संकेत है राजस्थान के लिए। भूपेश जी, आपने एक बड़ी मजेदार बात कही थी कि ये शहर बहुत पहले से सुनियोजित था, ऐसा नहीं है कि अब इसको स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। लेकिन मैं कल जब इस शहर में घूम रही थी तो मुझे एक बड़ी मजेदार बात किसी ने कही कि जो पुराना शहर है वो नए शहर के मुकाबले बहुत ज्यादा व्यवस्थित है। हर छोटी सड़क कहीं मेन सड़क से आपको मिला देती है। तो जो नया शहर बस रहा है उसकी बसावट भी उतनी ही सुनियोजित रहे और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड हो वो सब कुछ। उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या प्लान्स हैं, स्कीम्स क्या हैं आगे के लिए? ये बात बहुत सच है, लेकिन दोनों समय की परिस्थितियों के अंतर को देखना होगा। जब पुराने समय में जयपुर बना था तो जनसंख्या के आने के प्रवाह का एक निश्चितता थी। आज जो पिछले 15-20 सालों में जिस प्रकार का अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें जनसंख्या का प्रवाह काफी तेजी से आता है। शहर को हमने जो पूरे देश भर में स्मार्ट सिटी की कल्पना दी है कि बहुत तेजी से जनसंख्या जब शहरों की तरफ आती है तो समाज का हर वर्ग का व्यक्ति आता है। तो नियोजित भाग में तो वो लोग रहते हैं जो साधन संपन्न होते हैं, जो परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य मध्यम वर्ग है, मान लीजिए कहीं कोई अपने ग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो सोचता है एक प्लॉट लेके मैं बच्चे को पढ़ाने के लिए भेज दूं। लोगों के मन में होता है, आदमी जब रिटायर होता है तो सोचता है, जो अपना B क्लास C क्लास सर्विस का व्यक्ति रिटायर तो सोचता है कहाँ जाएंगे, तो चलो यहाँ पे कोई छोटा सा प्लॉट ढूंढो। उसमें जो अनियोजित भाग किसी भी शहर का डेवलप होता है वो एक चैलेंज होता है। फिर हम शहर तो बसाना चाहते हैं स्मार्ट, लेकिन शहर में कहीं गरीबों का भी स्थान होगा, ऑटो चलाने वाला का, रिक्शा चलाने वाले का, कंपाउंडर का, नर्स का। तो ये जो हमारा उन लोगों के लिए भी EWE जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनके लिए भी सुनियोजित शहर क्यों नहीं बसने चाहिए, उनके लिए भी अच्छे पार्क क्यों नहीं होने चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना स्मार्ट सिटी में इसलिए कंसेप्ट रखा है कि भाई सबको एक स्तर पे जाने की सुविधा हो, सबको एक पेयजल की सुविधा हो। शहर की जो अब जैसे जयपुर का परंपरागत रूप जब आप देखेंगे, जब गणगौर या तीज होता है तो त्योहार कैसा है, हर व्यक्ति उसमें अपने आप को सहभागी महसूस करता है। हम जो नई संस्कृति ला रहे हैं जिसपे 5000 का टिकट है वही उस पर्टिकुलर मैच को देखेगा। शहर का जो जैसे गणेशोत्सव है तो हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि ये मेरा अपना फेस्टिवल है, जिसको कहते हैं ना इंटीग्रेटेड इन टर्म्स ऑफ माइंड हार्ट बोथ, दोनों में दिल से जब जुड़ता है। शुरुआत भूपेन्द्र जी होनी चाहिए कहीं एक आशियाने से। आदमी के पास जब ठहरने का टिकने का कोई एक ठिकाना नहीं होगा उसके बाद तब तक वो कैसे अपने, इसलिए सुनियोजित विकास में जो जनसंख्या का दबाव आ रहा है उसमें मल्टी स्टोरी भी जो बिल्डिंग्स आ रही है उसकी अनुपात में ही रोड होने चाहिए। आज जैसे कहीं एक जगह पे अगर 20 फ्लैट बनते हैं तो रोड की भी तो चौड़ाई उसी अनुपात में होनी चाहिए, क्योंकि कारें उसी अनुपात में ज्यादा आएंगी, व्हीकल्स उसी अनुपात में ज्यादा आएंगे, ग्रोसरी का सामान उसी अनुपात में ज्यादा आएगा। तो अनुपातिक विकास हो। इसलिए जो अभी जो सरकार ने स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट दिया है उसमें जो कहा है कि जो शहर तेजी से भारत में विकसित हो रहे हैं उनका एक इंटीग्रेटेड प्लान बने। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन ये है, उसमें जितनी भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं उसके लिए एक स्मार्ट सिटी का एक पूरा कॉरपोरेशन बने। उसी नाते राज्य सरकार ने भी कॉरपोरेशन बनाया है ताकि सारी एजेंसियां समन्वित रूप से एक विकास करे, शहर का हर आदमी शहर की न्यूनतम सुविधाओं को एंजॉय करे। जी, लेकिन शहर जिस तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी के साथ विकास को भी उसका हिस्सा बना पाना तभी संभव हो पाएगा। जो बात हरिंदर जी कह रहे थे कि शहर का जो मध्य भाग है जिसे हम सेंटर कहते हैं उस पर थोड़ा भार कम किया जाए, जो किनारे हैं शहर के फैलाव को बढ़ाया जाए और शहर के बीच में पड़ने वाले बोझ को कम किया जाए। ये कैसे हो सकता है, किस तरह से जयपुर और तेजी से विकास की सीढ़ी चढ़ सकता है, ये सब कुछ हम चर्चा में जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया की और मौजूद हैं हम जयपुर में, और क्यों ना बात इस शहर की हो जिसके लिए आज तमाम नई योजनाएं फिर से लॉन्च होने वाली हैं और साथ ही साथ जो 100 स्मार्ट सिटीज हैं उसमें भी ये शहर शामिल है। ये शहर कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे और बदल सकता है, कैसे और खूबसूरत हो सकता है, इस पर हमारे पैनलिस्ट हमसे लगातार बात कर रहे थे। हरिंदर जी, आप जो एक बात कह रहे थे कि
शहर के साथ साथ उसके आसपास के इलाकों का विकास हो, तभी शहर पर भी बोझ कम होगा और लोगों के लिए भी जिंदगी थोड़ी ज्यादा आसान होगी। ये किस किस तरीके से किया जा सकता है? जिस तरीके से सरकार अभी अपनी अवेलेबल एरियाज और उसके हिसाब से डेवलपमेंट का प्लान करती है, उसमें अगर जैसे यादव साहब ने कहा कि बाहर से जो इमिग्रेशन है या लोग जो आके सेटल होते हैं, तो उसके हिसाब से कोई अनफोर्सिंग चीजें हैं जिसको आदमी नहीं देख पाता कि क्या ग्रोथ रहेगी, उसके हिसाब से कुछ कुछ सैटेलाइट टाउन्स सिर्फ बस्ती बसाना या फिर जिसके अंदर के प्लॉट काट देना या ये चीज ना होके कोई ऑर्गेनाइज तरीके से, अगर हम बात करें कि 200 एकड़ 150 एकड़ 100 एकड़ जमीन है, उस तरीके से उसमें कंप्लीट कम्युनिटी सेंटर से लेके A to Z सारी चीजें उसी के अंदर हो, तो शायद दबाव जो आप और फिर एक चीज और भी है कि बस्ती बसते बसते ही बस्ती है, ऐसा भी नहीं होता कि आपने सोच लिया और बस्ती नहीं। मेरे ख्याल से मैं आपसे थोड़ा सा इसमें डिनाई करूंगा कि बस्ती बसते बसते बस्ती जरूर है, लेकिन उसको अगर ऑर्गेनाइज तरीके से बसाया जाए तो आदमी जो आएगा उसके अंदर जो रहेगा वो उसको रेलिश करने के लिए या फिर उसको बाहर भागने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाद में मांग होती है कि हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल हो रहा है, हमारे को सीवेज नहीं मिल रहा, वाटर सप्लाई नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें उस समय खत्म हो जाती हैं। जी भूपेंद्र जी, आसपास के इलाकों के विकास के बारे में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कौन कौन से इलाके हैं? जैसे अगर मैं जयपुर की बात करूं तो आपने क्या कुछ इलाकों का चुनाव किया है जो और तरीके से सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित और विकसित किए जा सकते हैं? नहीं, मैं स्मार्ट सिटी कंसेप्ट में उसके बारे में मैं ज्यादा कहूंगा कि स्मार्ट सिटी कंसेप्ट में जो राशि मिली है उसका खर्चा 2 भागों में है। पहला है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और दूसरा है पैन सिटी बेस्ड डेवलपमेंट। जैसे अंदर का एरिया हेरिटेज एरिया है, तो उसका जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है वो टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए है, नाइट टूरिज्म वगैरह, उसका एक अलग तरह का कंसेप्ट होगा। लेकिन जैसे शहर का एक बढ़ता हुआ भाग है जहां कमर्शियल आवश्यकता है, तो एरिया डिमार्क करके एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है। दूसरा जो पैन सिटी डेवलपमेंट है उसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक कचरा प्रबंधन है, तो पूरे शहर का एक साथ उठेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक मोहल्ला खराब हो रहा है और बाकी शहर साफ दिख रहा है। जैसे लोगों का टिकट सिस्टम है, जैसे आज के समय में जयपुर में अगर टूरिस्ट आ रहा है तो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, GPRS, कि टूरिस्ट सेफ रहे, उसको पता है किस व्हीकल में आप तुरंत ट्रैक कर सको, उसको एक सुरक्षा दे सको। टिकट का, जैसे टिकट का एक कंफर्मेशन है। दुनिया के जो बाकी शहर हैं वहां कचरा डिस्पोज करने के लिए मतलब इतने एडवांस तक, एक अगर आप शहर में एक कार्ड लेते हैं तो उससे बस से लेकर ट्रैम तक में सब में सफर कर सकते हैं। ये सुविधाएं जो हम देंगे, तो दोनों तरीके से जो डेवलपमेंट है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट नीड बेस पे है, शहर की आवश्यकता के बेस पे है, और जो पैन सिटी डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत लोगों की सार्वजनिक सुविधाओं को जो समन्वित रूप से सब लोग उपयोग कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को स्मार्ट सिटी में भी रखा है और दोनों के लिए एक भिन्न भिन्न राशि का आवंटन भी किया गया है। उसको लागू करने का काम मुझे लगता है स्थानीय नगर निगम और स्थानीय प्रतिनिधियों का रहता है। टूरिस्ट की बात की, टूरिस्ट की सुरक्षा की बात की, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी भी हिंदुस्तान आने वाला टूरिस्ट, और अब तो देखिए गूगल से लेके तमाम इंटरनेट पे आपको सर्च करने की सुविधाएं हैं, तो पहली चीजें वो ये पड़ता है कि आप टाउट्स से सावधान रहें, आप ठगों से सावधान रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो ये एक परसेप्शन, उसको बदलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है? क्या सिर्फ एक टूरिज्म पुलिस ले आने से बात बन जाती है? ऐसे है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सबकी बनती है। स्पेशली किस तरह के बयान अपन दें, प्रेस अपनी रिपोर्टिंग कैसे करे। अपन क्या करते हैं कि अपन नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं एक बार। लेकिन अगर नेगेटिव चीज होगी नहीं तो उसकी रिपोर्टिंग क्यों होगी? नहीं, अपन अखबार में क्या होता है, हरदम नेगेटिव रिपोर्टिंग होती है, तो जो फॉरेन प्रेस है वो इमीडिएटली इसको पिकअप करेगी एंड देन दे विल ब्लास्ट यू। और इसलिए अगर आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी, अगर आप नेगेटिव रिपोर्टिंग करेंगे तो नेगेटिव इमेज बनेगी। सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है टूरिज्म के लिए। आज लेडी टूरिस्ट आजकल बहुत कम आ रहे हैं बिकॉज अपनी इतनी रिपोर्टिंग हो रही है रेप के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान का खत्म हो जाता है कि सब हिंदुस्तान आप नहीं जा सकते अपने आप पर। अदरवाइज वर्ल्ड ओवर में आप नेट पर जाते हैं एंड सिंगल ट्रैवलर्स हैं, वो जाते हैं कहीं पर भी जा सकते हैं। हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा सिंगल ट्रैवलर? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। अच्छा, उसके अलावा भी देखिए, एक इंडस्ट्री के लिए ना आपको ट्रेन स्टाफ की जरूरत होती है, आपको होटल स्टाफ की। आप टूरिस्ट गाइड से लेके जो लोगों को काउंटर पे बैठ के छोटी छोटी जानकारी देने वाले लोग होते हैं, कई बार वो भी उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते। तो क्या इन सब लोगों के लिए एक ट्रेनिंग की, जो स्किलिंग की बात होती है, स्किल डेवलपमेंट का, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो नया स्टार्ट किया था स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम,
इसके अंदर इंडस्ट्री अभी आगे आई है एंड इनने काफी सेटअप्स करे हैं ट्रेनिंग के लिए एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स हैं, गाइड्स के लिए है, पुलिस सर्विसेज के लिए है, असिस्टेंट्स के लिए है। तो क्या इस ट्रेनिंग के बाद आपको लोगों का जो स्तर है, जो गाइड्स निकल के आते हैं या जो होटल का ट्रेन स्टाफ निकल के आता है, उसके स्तर में आपको कोई बदलाव नहीं, बेहतरी दिखती है? बिल्कुल मालूम फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि ये इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। एक होती है एजुकेशन के लिए अपन जाते हैं तो आपको एक तरीके अपने कोर्स के हिसाब से एजुकेशन होती है, इसमें आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑन द जॉब क्या रिक्वायरमेंट होगा, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है आपको। तो इसमें फर्क पड़ता है कि आप किस एटिकेट से आप एक मेहमान से बात करेंगे, किस तरह से उसको क्या एटिकेट्स दिखाएंगे, ये बहुत जरूरी चीज होती है आज के। आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो शायद यहाँ पे हमको एजुकेशन सेक्टर को बीच में लाना बहुत जरूरी है। और ये बात बहुत लोग महसूस करते हैं कि एक जो ट्रेडिशनल टिपिकल वे ऑफ गिविंग एजुकेशन है वो शायद अब काफी नहीं बचा है। कहीं ना कहीं उसमें एक वोकेशनल एजुकेशन पर जोर जरूरी है, प्रोफेशनल एजुकेशन पर जोर जरूरी है। उसको लेकर क्या क्या किया इस वक्त जा रहा है, और क्या इस तरह के जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं उन पर कोई चर्चा हो रही है या उन्हें बढ़ाया जा रहा है? निश्चित तौर पर इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है और इस पर बहुत बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में खासतौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के कोलैबोरेटिव नेचर के स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं, वोकेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनको बता सकते हैं कि किस किस तरह के कोर्सेज हैं जिनका फायदा स्टूडेंट्स उठा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल जो एजुकेशन होती है? जी जरूर, जैसा कि यादव साहब ने शुरू के अपने रिमार्क्स में कहा कि जयपुर में जैसा कल्चरली ये इम्प्रूव रहा है, तो जेम एंड ज्वेलरी का आप देखेंगे पूरी दुनिया को ट्रेनिंग हमारे जयपुर से आज नहीं 200-250 साल से जाती रही है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक बात बनी है कि नए स्टैंडर्ड के अकाउंटिंग कोर्सेज कैसे लाए जाएं, ताकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं और वो अपने नए स्टैंडर्ड्स ला रही हैं, उनके लिए हमारे यंग अंडर ग्रेजुएट्स कैसे तैयार हों। तो राजस्थान में जैसा कि मैं JECRC यूनिवर्सिटी का उदाहरण इस समय दे सकता हूं कि KPMG जो कि टॉप 4 में आज एक काउंट होती है, उसके कुछ कोर्सेज को एम्बेड किया गया है और स्टूडेंट्स को उसकी न केवल वोकेशनल बल्कि डिग्री प्रोग्राम्स में भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी तरह टेक्नोलॉजी के एरियाज में भी वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई है, होटल और टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़े प्रोग्राम्स राजस्थान की यूनिवर्सिटीज दे रही हैं ऑलरेडी। भूपेश जी, अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें राजस्थान की, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है हैंडीक्राफ्ट्स का राजस्थान। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे दुनिया तक और बेहतर तरीके से पहुंच सकें, और साथ ही साथ एक और चीज कि ये जितने भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी से जोड़कर, मतलब नए डिजाइन उनमें इंट्रोड्यूस करके और बेहतर बना के एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए उनको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या होता है? आपने दो बातें बहुत अच्छी कही हैं, और संयोग से पिछले दिनों एक संसदीय समिति के नाते मैं वाराणसी के बुनकरों के पास गया। परंपरागत रूप से वहां साड़ी का और कलर का काम हो रहा है, तो मेरे को एक ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा ये जो निफ्ट है आपका, इसको सीधे अगर कम से कम निफ्ट बुनकरों को ये बता दे कि दुनिया में कौन सा कलर आजकल ज्यादा पसंद है, लोगों के ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो हमारी परंपरागत कला और जो नए बच्चों का तकनीकी ज्ञान है, ये दोनों मिलकर के आगे जा सकते हैं। अभी मंडावा साहब ने बहुत अच्छा कहा कि जयपुर में चूंकि सांगानेरी, प्रिंट, लहरिया एक ट्रेडिशनल यहाँ का एक सेंस रहा है, उस ट्रेडिशनल सेंस को अगर हम नई दुनिया की डिमांड के साथ जोड़ देंगे, और जैसे हैंडीक्राफ्ट का मुरादाबाद का भी काफी ज्यादा काम है, मेरे मुरादाबाद के काफी मैं गया था, तो दुनिया भर के जो ये मार्केट्स और फेस्टिवल होते हैं, इवन टूरिज्म में भी होते हैं, लोग हमारे जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जेम में भी लोग दुनिया में जाते हैं। इस प्रकार के डेस्टिनेशन पॉइंट राजस्थान में बन सकते हैं। राजस्थान में फोर्ट से लेकर ऐसी जगह है जहां इस तरह के लोगों को बुला करके, ताकि लोग आकर के देखें कि ये नया ट्रेंड आया है, ये नया कलर है, ये नया एक डिजाइन है। इनोवेशन जब जितना ज्यादा हम अपने लोकल उनको देंगे, इनोवेटिव जितना वो होंगे, तो क्योंकि ये तो अब जितना ज्यादा टेक्निक में इन्वॉल्व करके हम इनोवेशन देंगे, जितना नया प्रोडक्ट होएगा वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सरकार कौशल विकास के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कौशल विकास करा है। कौशल विकास, आमंत्रण, डेस्टिनेशन, स्थान प्रोवाइड करना और उसमें स्थानीयता को जोड़ना, इसका सबका समन्वित प्रयास जो है, ये रिसर्जेंट राजस्थान का भी हिस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के भी विजन में ये है, और सरकार इसको भविष्य में समन्वित तरीके से करेगी, ऐसा मैं कह सकता हूं।
जी, और कितना असर आपको लगता है टूरिज्म पर इस चीज का पड़ेगा जब इस तरह का इंटीग्रेटेड एक विकास होगा? ऐसे है कि टूरिज्म पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि टूरिज्म ऐसा एक चीज है जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उससे दूसरे बिजनेसेस को इफेक्ट करता है। अगर टूरिज्म होगा तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के जितना भी है वो सब लोग आएंगे उस स्टेट के अंदर। तो इसलिए टूरिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने डेवलपमेंट हो, जैसे यादव साहब ने फरमाया कि साहब की इस तरह के डेवलपमेंट जब होते हैं तो इसका बहुत असर पड़ता है इसके ऊपर। जी, हम टूरिज्म की जहां बात कर रहे थे, हम एक सस्टेनेबिलिटी की बात उसमें बार बार लाते हैं। एरिड इलाका है, पानी की यहाँ कमी है, और इन चीजों का असर भी कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री पे जरूर पड़ता है। तो ये जो नई चीजें हैं कि आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान दिया जाए, इन सब चीजों को लेकर इंडस्ट्री कितनी कॉन्शियस है? क्या नॉर्म्स ऐसे है कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉन्शियस इसलिए है कि जो फॉरनर आता है वो ज्यादा कॉन्शियस है आपसे भी, कि ग्रीन सिटी में जाए, वाटर वेस्टेज नहीं करे। अगर आपके कमरे में वो लिखा हुआ है कि आप तौलिया अगर आपको चेंज करना जब ही नीचे जमीन पे डालें, नहीं तो नहीं डालें, यू सेव वाटर। सो वो बड़ा अप्रिशिएट करता है उसको। ये नहीं कि आपने चादर चेंज करनी है तो आपने कहा कि साहब प्लीज चेंज माई बेडशीट, वो नहीं करेंगे तो बहुत खुश होगा वो। तो दे आर मोर दिस थिंग कंसर्न एनवायरमेंट के लिए। तो इससे एनवायरमेंट पर बहुत फर्क पड़ता है कि साहब आप कितना एनवायरमेंट के लिए ये टूरिस्ट की तरफ से हुआ, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से जैसे कि अब शायद ये मैंडेटरी हो गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर रूफटॉप पे की जाएगी। अब इसीलिए इंडस्ट्री इसके ऊपर काफी काम कर रही है। क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ऐसे है, इलेक्ट्रिसिटी है, आप एलईडी बल्ब यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब, या CFL भी हट गया। और इसी तरह से क्या है कि इंडस्ट्री प्लास्टिक यूज नहीं करती है। अब उनके जितने भी रैपर्स मिलेंगे आपको प्लास्टिक के नहीं मिलेंगे, रिसाइकल पेपर यूज करते हैं। जी, सो ये इस तरह की चीजें अब इंडस्ट्री यूज करने लगी है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, वेस्ट नहीं करें उसको, पानी का प्रयोग कम करें। जी, प्रेशराइज लाइन लगाते हैं तो उससे क्या है कि पानी एयर प्रेशर अंदर आता है, उससे पानी कम यूज होता है। तो ये सब चीजें हैं जो यूज होती हैं इसके अंदर। जी, यहाँ पे भूपेन्द्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे पानी के संरक्षण की ये बात कर रहे थे, पानी का संरक्षण सिर्फ राजस्थान की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। लेकिन अगर जयपुर शहर की हम बात करें तो क्या आगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में कोई बाधा ना आए, पानी को लेकर क्या क्या स्कीम्स इस वक्त बनाई गई? पानी के विषयों को लेकर के जयपुर ही नहीं सभी जगहों पर, क्योंकि जितना भी हमारा ये जो वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार के शहर बन गए हैं उसमें पानी का कंजम्पशन ज्यादा है। स्मार्ट सिटी जितना आप आगे बढ़ाएंगे, जितने फ्लैट्स पहुंचाएंगे, पानी को ऊपर तक आप लेकर के जाएंगे, और पर व्यक्ति जो उसका जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो वेस्ट पानी है, वेस्ट पानी जो है और पानी वेस्ट करने की एक आदत है, वो हमें अपने नागरिक जीवन में से निकालनी पड़ेगी। उसका हमें एक आह्वान चलाना पड़ेगा। सरकार के द्वारा कुछ जलाशयों की स्वीकृति करके, उसके विस्तार की बात करके, कुछ पानी को और भी डैम्स वगैरह को करके, वो एक बड़ा विषय सरकार के द्वारा किया जाता है। चर्चा जारी रखेंगे। और भूजल दोहन है, वो भी एक समस्या है। जी, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेना तक थोड़ा जरूरी है, हम ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन वापस आएंगे तो इन तमाम विषयों पर, इन तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस खास सीरीज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। हम मौजूद हैं जयपुर में, और जयपुर की जनता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही साथ हैं जनता के प्रतिनिधि, साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कुछ लोग, और ये सब मिलकर अपनी राय इस चीज पर रख रहे हैं कि शहर अगर विकास की राह में आगे बढ़े तो कैसे बढ़े और क्या क्या किया जाना बाकी है। शिक्षा की बात हो रही थी कि बगैर शिक्षा के आधार के शायद एक अच्छी बुनियाद, एक अच्छी नींव नहीं पड़ सकती। और अमित जी, आपका ये कहना था कि अब शिक्षा को लेके जो लोगों का रवैया है वो थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है। किस तरह के बदलाव आप देखते हैं और वो कैसे शहर को बेहतर बनाने में मदद करता है? जी बिल्कुल, आज के दिन शिक्षा शहर को बेहतर बना रही है। मैं कहूँगा हमारे देश और दुनिया को बेहतर बना रही है, हमारी सोच को बेहतर बना रही है। और जो
अपनी आंख से जो मैं चेंज देख रहा हूं, बिकॉज हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो अपने आप स्टूडेंट को किसी न किसी सोशल सर्विस सेक्टर की तरफ आकर्षित करती है। स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलकर के, ऑर्गेनाइज होकर के और बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स चला रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से ब्लड डोनेशन सामने आ रहा है। राजस्थान ने अनेकों कीर्तिमान बनाए हैं, मुझे खुशी है आप सबको ये बताते हुए, जहां ब्लड डोनेशन हो, ट्री प्लांटेशन हो, और जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनके बच्चों को उन्हीं सेम क्लासेज और ऑडिटोरियम्स में लाके पढ़ाना हो, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम एक्सपीडाइट करना हो। उसके अनेकों उदाहरण मैं अपने इंस्टीट्यूशंस में भी अक्सर देखता हूं। JECRC फाउंडेशन के इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स ने एक लाइव ब्लड डोनेशन का ग्रुप बनाया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लड डोनेशन के लिए अक्सर दानदाता फिर भी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन SDP जो कि प्लेटलेट्स के बारे में उसकी बातचीत है, उसके लिए लाइव डोनेशन नहीं मिलता। JECRC से कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा मौका पड़ा कि जब उन्होंने देखा कि प्लेटलेट्स के कारण किसी की जान जाने की स्थिति बन गई, कुछ स्टूडेंट्स ने आह्वान किया और आज के दिन 1000 स्टूडेंट्स SDP डोनेट करने वाले डायरेक्टली तैयार हो गए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आप पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, आप एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की बात कर रहे हैं, और कुछ ऐसी ही पार्टनरशिप हरिंदर जी उसकी बात की जाती है जैसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं कि मिलकर, मतलब दोनों तरफ से मिलकर विकास की बात हो। तो जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें किस तरह से ये पार्टनरशिप राज्य के ये और शहर के लिए लाभदायक साबित होती है? PPP मोड जो बोलते हैं, जब तक पार्टनरशिप नहीं है प्राइवेट की, उसके अंदर डेवलपमेंट्स इतने इंटेंस नहीं हो सकते हैं। थोड़ा होगा लेकिन पेस थोड़ा स्लो होगा। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि एक पार्क डेवलप करना है, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, वैसे हाईवेज तो PPP चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स के लिए अभी मॉडल्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट नया मॉडल लेके आई है जिसमें हॉस्पिटल में PPP मोड है। टूरिज्म के अंदर भी काफी गवर्नमेंट के फोकस है इस पर। लेकिन हम पार्क्स की बात करें, पार्क्स डेवलप करते हैं, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। अगर हम इसको ये करें कि एक कोई भी डेवलपर वो 5 एकड़, 2 एकड़, 7 एकड़ जिसका भी पार्क का एरिया है उसको लेता है, उसके अगेंस्ट में उसमें कुछ एक कमर्शियल लैंड उसको दे दी जाए 30 साल, 60 साल, जो भी होता है गवर्नमेंट के नॉर्म्स अनुसार, तो वो उसका डेवलपमेंट भी करेगा और उसके इन लिeu ऑफ दैट जो भी उसका अपनी कमर्शियल वायबिलिटी वो भी पूरी होगी इसके अंदर। ये हो सकता है। आइडिया आपको कैसा लगा भूपेन जी? नहीं, आइडिया है और मेरे को मानना, मेरा ये मानना, उन्होंने आपकी तरफ आइडिया, मैं कह रही हूँ उन्होंने आइडिया उछाल दिया, अब आपको कैच करना है उसको। देखिए, मेरा ये मानना है कि सरकार और जनता आपस में मिलकर ही किसी विषय का समाधान कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये मानना है, दुनिया भर में अच्छे शहर तभी कामयाब हो पाते हैं जब लोकल बॉडीज होती है, विशेष रूप से जो सिटीज के जो मेयर्स, नगर निगम है, बिल्कुल उनको अधिकार ज्यादा मिलना, उनको प्रभावी तरीके से काम करना। हमारे देश में जो लंबे समय से बात चली थी कि लोकल बॉडी को फाइनेंस नहीं है, हमारी केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग में 5% सीधा लोकल बॉडीज को दिया है। लोकल बॉडीज अगर फाइनेंशियली अच्छी होंगी और नागरिक उसमें सहयोग करेंगे तो नागरिकों के माध्यम से हम कर सकते हैं। और मेरे को ये भी लगता है कुछ चीजें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाते भी डेवलपर को करना चाहिए। सभी चीजों को कमर्शियली लीज पे नहीं लेना चाहिए, कुछ देना भी चाहिए। आपकी बात मैं थोड़ा सा अभी इसमें एड ऑन करता हूं। जैसे अभी किसी अगर सड़क की बड़ी सड़क है कोई, जिसमें डेवलपमेंट की बात करी जाए, तो उसमें कुछ एडवर्टीजमेंट राइट दे दिए जाए उसके, और वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत साइकिल ट्रैक साथ में फायदा भी जरूर होना चाहिए। जैसे अगर पानी नहीं, आप कह रहे हैं एड मिल जाए तो मतलब जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट के अंदर थोड़ा बहुत तो फाइनेंशियल मीन्स हो जाने चाहिए शायद। देखिए, फायदे का सौदा हर कोई करना चाहता है, लेकिन मेरे ख्याल से जिसके फायदे की बात सबसे ज्यादा होनी चाहिए वो जनता है, क्योंकि उसके बिना फिर किसी का फायदा नहीं होने वाला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने उठाया था वो हॉस्पिटल्स का था। और जब तक शहर के नागरिकों की सेहत अच्छी नहीं है, शहर की सेहत कभी अच्छी नहीं बनेगी। तो एक PPP मॉडल हम देखते हैं अच्छी तरह से काम करता है हेल्थ में भी, लेकिन शायद वहां गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग की जरूरत ज्यादा होती है। हॉस्पिटल्स प्राथमिकता है, बिल्कुल, और स्वच्छता उसका मतलब एक बैकग्राउंड फीचर है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश भर में जो स्वच्छता अभियान का आह्वान किया है, स्वच्छता, पानी, बिजली और चिकित्सा, ये किसी भी सरकार की कोई भी डेवलपमेंट आप करेंगे
प्राथमिक स्तर पे कंसर्न, चाहे हमारी सरकार हो चाहे कोई सरकार आगे आए, जो भी लोकतंत्र में शासन में आए, मेरा मानना है आज के समय में बिजली अनिवार्यता है, पानी, लेकिन स्वच्छता ये पूरे सब लोगों का मानना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता पे जोर दिया है, स्वच्छता को एक मिशन बनाया है। और चिकित्सा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पीपीपी मोड पे आज की तारीख में प्राइवेट के पास अच्छा है, लेकिन जैसे केंद्र सरकार में हम भी अभी योजना लाया कि डायलिसिस के लिए हम लोगों ने सभी अस्पतालों में, केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसा डायलिसिस है, हार्ट का ऑपरेशन, न्यूरो प्रॉब्लम ज्यादा आने वाली, ये कैंसर ज्यादा आने वाली है, इसमें जो गरीब आदमी आ जाता है उसको हम कैसे राहत पहुंचा पाए, ये सबके कंसर्न का विषय। हमारी सरकार तो इस पे प्रतिबद्ध है। लेकिन एक ये जो आने वाले समय की जो नई बीमारियां हैं जिससे समाज ज्यादा पीड़ित है, इस वक्त के समय की करंट बीमारियों को ही देख लें, सरकारी अस्पताल आदमी हमेशा मजबूरी में जाता है, ये माइंडसेट बदलना भी बहुत जरूरी है और सरकारी अस्पताल की हालत बदलना बहुत, क्योंकि जब तक हालत नहीं बदलेगी कोई वहां जाना पसंद नहीं करेगा। मैं सहमत हूं इस बात से और मेरा मानना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लोगों को भी एक्सेस करने के लिए सरकार ने पीपीपी मोड पे, चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिस हिसाब से बीमारियां आ रही है, मैं 4 बीमारियां तो विशेष रूप से कहूंगा, हार्ट, न्यूरो, कैंसर और ये जो हाइपरटेंशन के जो है, डायबिटीज भी एक बड़ी समस्या है, जिसमें जितना प्रेशर है उसको सरकारी अस्पताल नहीं झेल पा रहे, इसलिए पीपीपी पे दिया है। लेकिन ये अगर इनका हमने समाधान के लिए सही कदम नहीं उठाए तो इस समाज के लिए भी चुनौती है। जी, चुनौतियां वैसे भी बहुत हैं। चुनौती शिक्षा के क्षेत्र में भी है, चुनौती विकास के क्षेत्र में भी है और चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ आते हैं घूमने के लिए। और आप कह रहे थे कि अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है टूरिस्ट का जो अनटैप्ड है, लेकिन वो टूरिस्ट यहाँ पर आए, वो खुद भी खुश होकर जाए और शहर को भी बिगाड़ कर ना जाए। इसके लिए क्या कदम आपकी इंडस्ट्री उठाती है और कहाँ कहाँ पर ज्यादा सजग रहने की जरूरत है? ऐसे है कि जैसे यादव साहब ने भी फरमाया कि स्वच्छता जो प्रधानमंत्री का भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि यूरोप में भी मिडिल एजेस के अंदर इतनी गंदगी थी और जब उनने सफाई करी तो यूरोप कंप्लीटली चेंज हो गया। वो हिंदुस्तान का आज है कि इतना सिंपल चीज थी जो आज उठाई गई है कि अपन हिंदुस्तान को साफ रखें, और अगर साफ रखेंगे तो इसमें अपन को सबको भागीदारी लेनी है। सब होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल एजेंसीज, पब्लिक की सब सफाई रखें। सफाई रखेंगे तो प्रोग्रेस होगा स्टेट का। लेकिन ये स्वच्छता कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि दिमाग में उसको बसाने की जरूरत ज्यादा है? क्योंकि हम कितनी बड़ी बातें स्वच्छता की कर लें, लेकिन फिर भी अगर सामने हमें डस्टबिन दिखता है तब भी हम इतनी कष्ट नहीं उठाते कि जाके कूड़ा डस्टबिन में डाल दें। क्योंकि अपनी खुद की तकलीफ है। हिंदुस्तानी सबसे साफ आदमी है, दिन में 4 बार नहाता है, अपना घर साफ रखता है, परंतु तो अपने घर के बाहर कचरा डाल देता है, पाइप निकाल देता है बाहर। गाड़ी में चल रहे हैं, आप टॉफी खाएंगे, रैपर बाहर फेंक देंगे। बाहर अब विदेश जाते हैं आप कभी नहीं करते, हिंदुस्तान में क्यों करते हैं आप? तो इश्यू है कि अपन को खुद को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि सब अपन अपने शहर को स्वच्छ रखें, अपन प्राइड फील करें कि हम हिंदुस्तानी हैं। और कई बार ये भी होता है कि डस्टबिन में आप डालना चाहते हैं तो सामने कूड़ेदान भी नहीं होता, तो शायद जरूरत दोनों तरफ से। जेब में डाल लें, आगे जाके मिलेगा कहीं पे, डालें उसमें। जी, अब विदेश में तो नहीं डालते, हिंदुस्तान में क्यों डालते हैं आप इसको? तो दैट इज द पॉइंट इज दैट अपना खुद का अपने को सोच करना पड़ेगा कि ये अपना देश है। आज आप किसी को पूछेंगे वो बोलेगा मैं हिमाचल से हूं, मैं गुजरात से और राजस्थान, ये नहीं कभी नहीं बोलेगा हिंदुस्तानी हूं मैं। फॉरेनर होगा वो कहेगा सर मैं फ्रेंच हूं, मैं इंग्लिश हूं। सो इसलिए अपन को ये देखना है कि अपन को इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए, मुझे मैं खुश हूं कि आपने भूपेंद्र जी की लाइन उठा ली, वैसे ही आपकी तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है। अगर हर नागरिक इसी तरह से सोचता है, शहर के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, तो शायद जयपुर ही नहीं पूरा देश ही इस तरह विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर की जनता का जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रेक के बाद हम जयपुर के विकास की चर्चा करते रहेंगे। मेरे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए CNBC।